शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना मार्च 2022 से शुरू हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीएलसी के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जो मेरे उत्तराखंड में काम चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। और आप जानते हैं कि हमारी जो योजना बहुत पहले से स्वीकृत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसको शुरू नहीं कर पाए थे। और मार्च 2022 के बाद वो काम भी शुरू हुआ और आज वो प्रगति पे है। हमारे यहाँ जो बीएलसी योजना है जिसमें 36 परियोजना हमारी चल रही थी और उसमें कुल हमारे स्वीकृत आवास थे 25,972, जिसमें 12,144 पूरे हो गए और 11,962 अभी प्रगति पे है। ऐसी एएचपी जिसकी 20 परियोजना हमारे यहाँ इस टाइम संचालित है। आप ये कह सकते हैं इसमें कि 15,960 इसमें आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें 14,248 हमारे निर्माणाधीन है और 1,696 पूरे हो गए। कुल मिला के हमने कहा है कि इनको हम लोग दिसंबर 2024 तक ये जितने काम प्रगति पे हैं या जो काम हमारे यहाँ भी थोड़ा धीरे भी चल रहे हैं उनको हम 2024 दिसंबर तक पूरा करें। क्योंकि हमें जो मकसद है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हर गरीब को उसकी छत मिले, तो उसका आखिर लाभ हमारे उस लाभार्थी को मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये काम बहुत लेट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, लेकिन आज मैं इस बात को लेके संतुष्ट हूँ कि मेरे यहाँ मार्च 2022 के बाद, यानी मेरी सरकार बनने के बाद में बहुत तेज़ी आई, काम दिखाई भी दे रहा है। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करेंगे। दूसरा, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जिम्मेवारी शुरू की, यानी कि तीसरी सरकार का जो नेतृत्व आपने प्रारंभ किया, तो आप जानते हैं उन्होंने फिर घोषणा की थी हम अपने प्रधानमंत्री आवास योजना को 3 करोड़ मकान बना के लाभार्थियों को देश में 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में देना। तो हमने भी उसके लिए यहाँ कल ही हमने उसके लिए 2.0 यानी कि जो हमारा दूसरी ये परियोजना शुरू होनी है 2024 से लेकर 2029 तक जो कंप्लीट होनी है, उसके लिए एमओयू कर लिया है। और उसके लिए हमारी जो आवास विकास की जो हमारी पॉलिसी, आवासीय पॉलिसी, वो हमने तैयार कर ली है। पिछली बार बातचीत में मैंने कहा था, तो बहुत जल्द उसका भी फिर काम शुरू करेंगे। यानी कि हमारा मकसद ये है कि गरीब को उसकी छत मिले, गरीब को भी रहने का एक जो अधिकार उसका है, उसका रहन सहन बढ़े, उसको अच्छी छत मिले। इसके लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है वो हमारे उत्तराखंड की सरकार उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है। ये बिल्कुल अंतिम चरण में है। चूँकि आप जानते हैं कि 9 नवंबर भी हमारे बहुत नज़दीक है, राज्य की स्थापना दिवस है। मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि इसको 9 नवंबर को इसकी घोषणा करें, यानी कि लागू करें। उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और अब किसी भी पल ये अंतिम रूप लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका जो है लागू करने की घोषणा की है। इसके बाद एक बदलाव की बात आ रही है। देखिए, आपको शायद पता होगा कि एक विषय आया था जो तलाक का है, शादी का है, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उसके लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे। तो हमारे यहाँ एमएनएस और ईओस को सब रजिस्ट्रार की एक तरह से जिम्मेवारी दी गई है, जो उसमें पंजीकरण करेगा, यानी कि उसे ऑनलाइन पंजीकरण करना है। और उसके आधार पे फिर ये काम पूरा शुरू होगा। यानी कि जो नियमावली हमारी यूसीसी की है उसी दिशा में ये काम हमारा अब शुरू होगा। यानी कि जब हमारी इसकी घोषणा होगी, ये सारे काम फिर अपने आप ही प्रारंभ हो जाएंगे। एक तरह से जिम्मेवारी आवास विभाग, शहरी विकास विभाग को मिली है, जिसको हमने दुरुस्त किया है। प्रवर समिति को लेकर जो देखिए, प्रवर समिति की 3 बैठकें हुई हैं और ये भी आप जानते हैं कि बहुत गंभीरता से हमने बातचीत की है। और ये भी आप जानते हैं कि जब किसी भी समिति को टाइम बाउंड किया जाता है और उस दौरान यदि उसका
निष्कर्ष नहीं निकलता है उस बिंदु का, उस विषय का, तो फिर उसके लिए समय आगे और मिलता है या मांगा जाता है। तो चूंकि हम लोग अभी बातचीत कर ही रहे हैं और जब हमारा समयावधि समाप्त हुई है तो नए समय लेने के लिए आग्रह किया गया और उसको स्वीकार किया गया। 1 महीने के लिए समय मिला है, उसी बीच में हम लोग इसको काम को फिर आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश सरकार लगातार देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो इसको बहुत दुखद भी मानता हूँ और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या ये नेटवर्क काम कर रहा है, क्या कोई व्यक्तिगत इस रूप में काम कर रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ये प्रवृत्ति किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं की जा सकती। लोग इसे जाति धर्म के आधार पे देखते हैं, मैं तो इसे मानवीय आधार पे भी देख रहा हूँ। क्योंकि नोएडा में एक घटना सुनी कि वहाँ पे कोई एक व्यक्ति यूरिन लेके खाद्य पदार्थ में डाल रहा है, खाना बना रहा है तो उसमें रोटी में थूक डालने का काम कर रहा है। मसूरी में घटना हुई तो चाय में थूक डाल के उसे बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आखिर ये हमारी देवभूमि से स्वीकार नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे इस प्रकार का थूक जिहाद हो, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हम लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के जो लोग हैं, उनकी सोच बहुत साफ सुथरी है और इस प्रकार के विकृत मानसिकता के लोग जो यदि हमारे बाहर से भी आने वाले लोग हैं या जो भी लोग हैं, उसको किसी कीमत में स्वीकार नहीं। देश के खटीमा में भी आई है, रुड़की के बाद ढंडेरा में भी आई है। ये 2 घटनाएं अभी 2-3 दिन के अंदर प्रकाश में आई है, संज्ञान में आई है। अब आप फिर वही बात जो आप कह रहे हैं, सवाल का उसी तरह से जवाब है कि पूरे देश भर में देखिए कि रेल पटरियों पे सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं। कोई एक व्यक्ति कर दे सब जगह, ऐसा तो स्वीकार नहीं कर सकते हम लोग। क्या कोई नेटवर्क काम कर रहा है क्या? कौन लोग हैं? लेकिन वो अपने कृत्य को कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि हमारे सरकारी जो अमली जामा है, जो हमारा नेटवर्क है, वो उसको निष्क्रिय भी कर रहा है, यानी कि एक्सपोज भी कर रहा है, देख भी रहा है। यानी कि सक्रियता हमारी भी बढ़ी है। सरकार के जो हमारे रेलवे कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो उसको पर्दाफाश भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। कुल मिला के ये सब चीज़ें कुछ समय से घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन हम भगवान का शुक्र मना रहे हैं कि जो उनका हो सकता है मकसद कुछ गलत हो, वो मकसद में अभी कामयाब नहीं हो पाए और भगवान ना करे वो कामयाब। मैंने जब इससे पहले मीडिया के साथियों से बातचीत की थी, बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था, लेकिन दुर्भाग्य है मेरा या मेरे लोगों का कि इतने वरिष्ठ नेता भी मेरे उस बयान को शायद समझ नहीं पाए, या उनको कौन गलत फीड कर रहा है। प्रवर समिति अपना काम करेगी, चुनाव अपने समय पे होंगे, जो मैंने कहा था। मैं आज दोहरा रहा हूं आपके माध्यम से, जो निकाय चुनाव मेरे प्रदेश में होने हैं, जो हमने कहा था कि 10 नवंबर तक हम घोषणा करेंगे चुनाव कब होंगे। कार्य जो हमारा चुनावी कार्यक्रम है वो घोषणा करेंगे, वो अपनी जगह यथावत है वो विषय। प्रवर समिति का इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रवर समिति ने बैठक में स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो हमारा चुनाव है वो 2018 में जिस प्रकार से हुआ, 2011 की जनसंख्या के आधार पे, उसी आधार पे हम इस चुनाव को भी कराएंगे। लेकिन प्रवर समिति की रिपोर्ट आने वाले चुनावों के लिए आधार बनेगी, इसलिए प्रवर समिति के लिए हमने सभी भी मांगा है। आपके उस सवाल का भी जवाब इसमें छिपा है। जो लोग इस प्रकार के भ्रांतियां बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो हरीश रावत जी क्यों ना हो, उनको समझ में आना चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री रहे भाई, बहुत स्पष्ट तौर पे हमने कहा है। और उसके बाद प्रवर समिति के साथ चुनाव को जोड़ना सरकार कराना नहीं चाह रही है। तो अब आपको ये देखिए, कुछ ही दिन की तो बात है, घोषणा करेंगे तब सामने आ जाएगा कि वो गलत बोल रहे थे कि मैं अपनी बात पर अड़ी। तो इस प्रकार के बयानबाजी करके जनता को भ्रमित करने का जो कांग्रेस का रवैया पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, वही उसका कारण मैं महसूस कर रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भ्रामक प्रचार करके इस चुनाव में थोड़ा सा सीट बढ़ गई भाई, अब उससे ज्यादा इनको लाभ होने वाला नहीं है।